हे गाइस, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल लीगल माइंडसेट जुडिशरी पे स्वागत है। और BNSS का क्लास को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट लेक्चर में अगर आप देखेंगे अरेस्ट चैप्टर को हमने कंप्लीट जस्ट कुछ सेक्शंस रह गए थे और अरेस्ट चैप्टर इज़ ऑलमोस्ट ओवर। कुछ सेक्शन रह गए हैं जिसको मैं इस क्लास में ख़त्म करने वाला हूँ और सेक्शंस कौन से हैं वो बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को देख रहे हैं, गाइस यू हैव टू प्ले द वीडियो at the speed of at least 1.5x or more to get the better advantage of this video. You have to play fast, right? तो चलिए चलते हैं और जो लास्ट क्लास में हमने एक बार पढ़ रखा है अभी तक, एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्विकली, भले ही हेडिंग का रिवीजन कर लें। ठीक है, चलिए चलते हैं और मैं निकालता हूँ अपने नोट्स। लास्ट क्लास में अगर आप देखेंगे हम यहाँ से स्टार्ट किए थे, तो सेक्शन 35 से लेके 54 तक हमने पढ़ रखा है। ठीक है, तो सेक्शन 35 क्या बोलता है? सेक्शन 35 ये बोलता है कि भैया पुलिस का बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, दूसरा 36 क्या बोलता है कि प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट क्या होगा, ड्यूटीज ऑफ द पुलिस ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट क्या होगा। 37 ये कहता है कि पुलिस कंट्रोल रूम के बारे में, जहाँ पर डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर के बारे में था। 38 क्या बोलता है भैया, अरेस्टेड बंदे का ये राइट है कि वो अपने पसंद के एडवोकेट से मिले। वो भी कब मिले? ड्यूरिंग द इंट्रोगेशन, थ्रू आउट द इंट्रोगेशन नहीं भाई नहीं। ओके, फिर उसका सेक्शन 39 क्या कहता है? अगर कोई बंदा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है, वो भी पुलिस ऑफिसर के सामने करता है, वो भी नाम और पता एड्रेस, नाम और पता बताने से मना करता है या फिर गलत नाम या पता बताता है, तो उस केस में पुलिस वाला उसको अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, 40 में हमने क्या पढ़ा था कि अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन, याद है? 39, 40, 41। सेक्शन 40 है अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन। ठीक है, अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन कि प्राइवेट पर्सन कब कब अरेस्ट कर सकता है, तो उसके लिए बताया था नॉन वल्युएबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस कोई करता है या फिर कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है तो उसको कर सकता है। 40 में पढ़े थे। सेक्शन 41 क्या बोलता था? अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट कब कब अरेस्ट कर सकता है। फिर 42 क्या था? 42 ये था भैया कि इस BNSS में अरेस्ट को लेके कुछ कुछ क्या, एक सेक्शन जो बात करता है कि प्रोटेक्शन दिया है अरेस्ट को लेकर, और किसको दिया है? मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, सेक्शन 42। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस है और स्टेट गवर्नमेंट के केस में है कौन है? वो फोर्सेस विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर। ठीक है, तो अरेस्ट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, बट परमिशन पहले चाहिए। समझे कि नहीं? अरेस्ट करने के लिए परमिशन चाहिए, वो भी उस काम के लिए जो वो अपने ऑफिशियल ड्यूटीज़ के दौरान किए हैं, याद है? फिर 43 में क्या था सर? 43 में सर याद नहीं आ रहा है। चलिए, 43 में प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट था, याद है कि भूल गए? जी जी जी, याद आ गया। ओके, 44 में था कि अगर कोई बंदा कोई घर में छुपा है, घुस गया है, जिसको अरेस्ट करना है, तो उसका सर्च कैसे करेंगे प्लेस का, तो ये हमने अच्छे से डिटेल में पढ़ा था। कि भैया जो सामने वाला बंदा है वो हेल्प करेगा, ठीक है, पुलिस ऑफिसर का। दूसरा, अगर नहीं खोल रहा है, प्यार से बोलेंगे, नहीं खोलेगा तो फिर तोड़ सकते हैं उसका दीवार, या फिर दीवार इन द सेंस उसका खिड़की विड़की तोड़ के अंदर जा सकते हैं। ठीक है, चलिए। स्पेशल प्रोटेक्शन था वुमेन के लिए भैया, जो पर्दा नशी औरत हैं उनको नोटिस दिया जाएगा, देखिए हम लोग अंदर आ रहे हैं, आप थोड़ा वहाँ से विड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, 44 हो चुका। 45 में हमने क्या पढ़ा था कि भैया पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने के लिए बंदे को 7 समंदर पार जा सकता है। 45 मतलब 7 समंदर पार जा सकता है, किसी भी जगह जा। 7 समंदर पार मतलब इंडिया में कहीं पर जा सकता है, सीधा सा बात है। अगर कोई बंदा ऐसा कोई ऑफेंस किया है, यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है और विदाउट वारंट किया है। 46 था अननेसेसरी रिस्ट्रेंट नहीं कर सकते। 43 के साथ पढ़ते थे, याद है? बिना आप ज़्यादा फोर्स नहीं लगा सकते हैं अरेस्ट करते वक्त। आप जब अरेस्ट कर रहे हो किसी बंदे को, आप वो पुलिस ऑफिसर, एज एन पुलिस ऑफिसर यू कांट पुट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन द पर्सन टू अरेस्ट हिम, राइट? समझे कि नहीं? अच्छा, ये हो गया 46। 47 में क्या था सर? ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताओगे और राइट टू बेल के बारे में बताओगे। ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट कब बताओगे? अगर आपने विदाउट वारंट किया, याद आ रहा है कुछ? हाँ, विदाउट वारंट किया है तो आप उसको डिटेल्स बताओगे ऑफेंस का, कि क्या है ऑफेंस उसने किया है, और रीज़न भी बताओगे। फिर राइट टू बेल के बारे में बताओगे कब? अगर ऑफेंस बेलेबल अगर है तो उसको बताओगे कि तेरा राइट है बेल लेने का। ये था 47। 48 क्या था सर? 48 था तुम्हारा
ऑब्लिगेशन ऑफ द पर्सन मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट द अरेस्ट एट्सेट्रा टू रिलेटिव और फ्रेंड। तो पुलिस ऑफिसर का ये ड्यूटी बनता है कि वो जो बंदा अरेस्ट होके आया है उसको बताए कि भैया तेरा ये राइट है कि तू अपने घर वालों को बता सकता है अरेस्ट के बारे में। वही पढ़े थे 48। फिर 49 क्या था, 48 पढ़ चुके थे। 49 यहाँ से था तुम्हारा, यहाँ से लेके, ठीक है। 49 कहता है सर्च ऑफ द अरेस्टेड पर्सन, ये था सर्च सीजर ऑफ ऑफेंसिव वेपन्स। फिर था मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड ऑफ रेप, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्सन अरेस्टेड। और 59 था तुम्हारा रिपोर्ट्स ऑफ एप्रीहेंशन को भेजेंगे डीएम एसडीएम के पास, ठीक है। आई होप आपको ये सब चीज़ याद आ गया होगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आज क्या पढ़ेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो हमने कहाँ से कहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। इफ़ यू सी सेक्शन 35 से लेके अब तक हमने 54 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। बाकी पढ़ाते वक्त भी कुछ कुछ सेक्शंस में कवर कर लिया था, जैसे 55 कर लिया था, 56 कर लिया था, ठीक है। तो उसको छोड़िए, अभी मैं फिर से अच्छे से बताऊंगा। तो 54 तक हो चुका है, आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा, लेक्चर अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ मुझको बताइएगा कि भाई समझ में तो आ रहा है अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं सेक्शन 55 से। जी हाँ, चलिए सेक्शन 55, आज का लेक्चर के नाम सेक्शन 55। चलिए क्या बोलता है, कहाँ गया जो मैं यूज़ कर रहा हूँ आजकल, कहाँ गया वो, यस। सेक्शन 55 बोलता है प्रोसीजर व्हेन सबऑर्डिनेट ऑफिसर इज डायरेक्टेड टू अरेस्ट। 55 बोलता है भैया मान लीजिए कभी कभी होता है ना कि आपका पुलिस थाना में जो मेन इंसान, जो मेन आदमी है वो है नहीं, उसका कुछ काम पड़ गया, ठीक है। जैसे ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। देखो एक चीज़ बता देता हूँ आपको, मैं पहले भी शायद बताया हूँ कि नहीं मुझे नहीं मालूम। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जो होता है उसको कहीं कहीं पर बोला जाता है IIC, ठीक है। इंस्पेक्टर इंचार्ज बोलते हैं उसको कहीं कहीं पर इसको SHO भी बोलते हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, IIC और SHO ये सब सेम ही है, ठीक है। IO अलग होता है, ठीक है, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। अब समझो, तो कहने का क्या मतलब है कि भैया कभी कभी क्या होता है ना, ये जो अपना ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है ये कभी कभी अवेलेबल नहीं रहता है, कुछ काम होगा, बंदे का बिजी रहेगा कुछ भी। तो उस केस में ये क्या करता है ना, किसी सबऑर्डिनेट पुलिस वाले को बोलता है कि जा तो उस बंदे को अरेस्ट करके लेके आ, क्योंकि अब इसके पास है टाइम नहीं, तो ये क्या करेगा, अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर को बोलेगा ना, है ना। जैसे आपको कुछ सामान लाना है, आपका इंपॉर्टेंट काम आ गया, तो आप क्या करते हो, अपना काम अपने छोटे भाई को दे देते हो, बोलते जा भाई तो उसको ये काम करके दिया या करके लिया, समझे कि नहीं। तो वही चीज़ होता है यहाँ पर भी, और क्या। तो देखिए क्या बोल रहा है, तो इसमें दो सबसेक्शन है। एक बोलता है, पहला सबसेक्शन दो चीज़ के बारे में बोलता है कि रिटन ऑर्डर देना पड़ेगा, दूसरा चीज़ बोलता है कि सबऑर्डिनेट ऑफिसर का क्या रोल है, और तीसरा तो सेविंग क्लॉज के बारे में बात करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रिटन ऑर्डर रिक्वायर्ड का मतलब क्या है कि जब कभी भी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन या फिर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ये चाहता है कि उसका जो जूनियर है यानी सब ऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर है वो बंदे को अरेस्ट करे, वो भी बिना वारंट के, प्लस अरेस्ट इज नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ SHO और IO, ठीक है। मतलब क्या कि भाई मेरे SHO जो है वो चाहता है कि इसका जो जूनियर है वो अरेस्ट करे, ठीक है। और जब अरेस्ट करना चाहता है उस वक्त SHO वहाँ पर रहेगा भी नहीं, तो उस केस में क्या होगा, वही मतलब नहीं रहेगा, मतलब उसका कुछ काम है भाई, वो है ही नहीं, तो वो क्या करेगा, अपने जूनियर को बोलेगा जा अरेस्ट करके लेके आ। लेकिन केस कौन सा है यहाँ पर, ये याद रखिएगा, ये केस बोल रहा है विदाउट वारंट वाला केस है। कौन सा है, विदाउट वारंट वाला केस है। अगर एक पुलिस वाला, ठीक है, अगर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन या फिर IO ये चाहते हैं कि उनका जो जूनियर है या यानी सब ऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर है वो किसी बंदे को अरेस्ट करें, वो भी बिना वारंट के, ठीक है, तो उस केस में वो बंदा जाके अरेस्ट कर सकता है, बशर्ते क्या कि जो सीनियर
पुलिस ऑफिसर जो है, यानी जो एसएचओ है, जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है, या फिर जो आईओ है, उसको क्या करना पड़ेगा, एक 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 क्या करना पड़ेगा पता है, उसको एक रिटन ऑर्डर देना पड़ेगा, एक ऑर्डर लिख के देना पड़ेगा। किसको? छोटे को। बड़ा छोटा को देगा, ये है बड़े और ये है छोटे। ये कौन है? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन या फिर आईओ। ये क्या करेगा, अपने से जो जूनियर है, जूनियर इंस्पेक्टर, उसको ये क्या करेगा, एक रिटन ऑर्डर दे देगा, ठीक है, कि जाओ उस बंदे को अरेस्ट करके लेके आओ। समझे कि नहीं? तो उसमें क्या रहेगा, नेम और आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन टू बी अरेस्टेड। रिटन ऑर्डर में क्या रहेगा कि किस बंदे को अरेस्ट करके लाना है, उसका नाम क्या है, पहचान क्या है, ठीक है, अरेस्ट करने का ग्राउंड क्या है, किस ग्राउंड में अरेस्ट कर रहे हैं, क्या है रीजंस अरेस्ट करने का, सारा चीज़ किस में रहेगा, उस रिटन ऑर्डर में रहेगा। समझ में आ रहा है? जी सर समझ में आ रहा है। बस वही तो है। तो सेक्शन 55 कुछ ज़्यादा बड़ा बात बोलता नहीं है, बस ये बोलता है कि अगर मान लो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन या फिर आईओ अवेलेबल नहीं है तो वो जूनियर पुलिस ऑफिसर को बोल के अरेस्ट करवा सकता है विदाउट वारंट के केस में, लेकिन उसको रिटन ऑर्डर देना पड़ेगा। उसमें नाम रहेगा अरेस्टी का। अरेस्टी मतलब जो बंदा अरेस्ट होने वाला है, अरेस्टी तो अरेस्ट होने के बाद अरेस्टी कहलाएगा ऑफिशियली, बट जो बंदा अरेस्ट होने वाला है उसका नाम, पता और किस रीजंस क्या है अरेस्ट होने का, वो सारा चीज़ किस में रहेगा, उस रिटन ऑर्डर में रहेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब मान लो ये ऑर्डर दे दिए, सब कुछ हो गया, अब पुलिस सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर गया अरेस्ट करने के लिए, उसका क्या ड्यूटी बनता है? तो देखिए, बिफोर अरेस्टिंग द पर्सन, अब छोटा गया है क्या करने के लिए, अरेस्ट करने के लिए, ही मस्ट इन्फॉर्म द पर्सन अबाउट द सब्सटेंस ऑफ द ऑर्डर, ठीक है। तो जब भी सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर जाएगा अरेस्ट करने के लिए, वो क्या करेगा, जो उसको जो रिटन ऑर्डर मिला था ना अपने सीनियर से, उसका एक सब्सटेंस बताएगा कि देखो तुमको इस ग्राउंड पे अरेस्ट किया जा रहा है, ये रीज़न अरेस्ट करने का, वगैरह वगैरह। अगर मान लो पुलिस जो सामने वाला बंदा जो है जिसको अरेस्ट करने गए हैं, वो बोलता है कि मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मेरे को रिटर्न ऑर्डर दिखाओ, तो फिर उसको रिटर्न ऑर्डर भी दिखाना पड़ेगा पुलिस वाले को। समझ में आया? ये है तुम्हारा मेन सेक्शन 55 का काम यहाँ पर। तो सेक्शन 55 क्या बोलता है कि पुलिस ऑफिसर जब पुलिस ऑफिसर को जब डायरेक्शन मिलेगा अरेस्ट करने के लिए, तो प्रोसीजर क्या होगा। तो सबसे पहले ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन या फिर आईओ क्या करेंगे, एक रिटर्न ऑर्डर देंगे जूनियर को कि जा उसको अरेस्ट करके लेके आ। उसमें उसका नाम रहेगा, जो बंदा अरेस्ट होने वाला, नाम, पता और रीजंस रहेगा अरेस्ट का। और सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर जब भी अरेस्ट करने जाएगा, अरेस्ट करने से पहले सब्सटेंस बता देगा कि क्या है उस ऑर्डर का सब्सटेंस। अगर सामने वाला बंदा मांगा, क्या मांगा कि भैया कि मेरे को देखना है रिटर्न ऑर्डर, दो मुझे, तो वो दिखा सकता है, ठीक है। 55 का 2 बोलता है सेविंग क्लॉज, बोलता है कि देखो भैया, ये जो सेक्शन है ना 55, पुलिस ऑफिसर का जो जनरल पावर दिया गया है सेक्शन 35 में, उसको ये नहीं छीन सकता। मतलब सर नहीं समझे, दिस सेक्शन डज नॉट टेक अवे द पावर ऑफ अ पुलिस ऑफिसर। ये जो सेक्शन है ये पावर ऑफ अ पुलिस ऑफिसर को छीन नहीं सकता जो दिया गया है सेक्शन 35 में। मतलब सर नहीं समझे, क्या नहीं छीन सकता, मतलब क्या है वो, मतलब ये सेक्शन आने के बाद क्या पावर छीन लिया गया। अरे भाई समझो मेरे, आप तो यहाँ पर कह दिए, क्या कहे सर, यहाँ पर जो लॉ यहाँ पर क्या कह रहा है, जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है या फिर जो आईओ है, अगर उसको मान लो किसी को अरेस्ट करवाना है जूनियर से, ये कौन है, सब ऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर, एसओपीओ, ठीक है, सब ऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर है ये, ठीक है। ये गया अरेस्ट करने के लिए किसी बंदे को, एक्यूज है ये रिटर्न ऑर्डर देगा, ठीक है। अब बात क्या है ना, अगर ये जब इसको अरेस्ट करने गया तो ये उसको क्या बता रहा है, ये उसको क्या दिखा रहा है, रिटर्न ऑर्डर दिखा रहा है, सब्सटेंस बता रहा है। तो ऐसे में लोगों को क्या लगेगा, भैया जब कभी भी बंदा अरेस्ट करने आएगा कोई भी, तो उससे रिटर्न ऑर्डर मांग लो, ऐसा थोड़ी हो पाएगा। तो वही चीज़ कह रहा है कि सेक्शन 35 में जो पावर दिया गया है उसका लोग फिर मतलब उसका पावर आप छीन नहीं सकते। अगर मान लो कभी ऐसा सिचुएशन पड़ा कि जो जूनियर पुलिस ऑफिसर है वो अरेस्ट करने गया है किसी बंदे को, ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस कोई कर लिया, तो वो क्या कर नहीं सकता क्या, 35 में तो पावर दिया गया है ना उसको, उससे भी उस वक्त भी मांगोगे क्या, दो मेरे को रिटर्न ऑर्डर कहाँ है तुम्हारा, तो उस केस में भी वो अरेस्ट कर लेगा भाई। वही इसका मतलब ये है कि कोई भी आदमी या ना ये ना सोचे कि
कि इसके पास तो रिटर्न ऑर्डर होना ही चाहिए अरेस्ट करने के लिए। ऐसा नहीं है। अगर आपने कोई भी ऑफेंस कर लिया जहाँ पर मतलब जूनियर पुलिस ऑफिसर को मिला नहीं था रिटर्न ऑर्डर, उस केस में भी वो आपको अरेस्ट कर लेगा, क्योंकि जनरल पावर दिया गया है सेक्शन 35 में। समझे कि नहीं? वही चीज़ कह रहा है। ओके, समझे? मतलब ये है कि कोई कहे अब तो हर अरेस्ट में रिटर्न ऑर्डर होना चाहिए, लोग क्या सोचेंगे? हर अरेस्ट में रिटर्न ऑर्डर ले लो ले लो ले लो। भाई रिटर्न ऑर्डर कब लेगा? जब जो सीनियर पुलिस वाला है नहीं, अवेलेबल नहीं है, तब ना वो जूनियर को भेज रहा है। तब तो तुम हर अरेस्ट में अगर रिटर्न ऑर्डर मांगने लगोगे तो कहाँ से होगा? नहीं होगा ना। कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी सिचुएशन भी ऐसा पड़ जाता है कि जूनियर पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट करना पड़ेगा, तो वहाँ से वो कहाँ से लाएगा रिटर्न ऑर्डर? ठीक है, तो वही चीज़ बोल रहा है। कोई कहे अब तो हर अरेस्ट में रिटर्न ऑर्डर, ये क्या हो गया? हर अरेस्ट में रिटर्न ऑर्डर होना चाहिए, इस गलत मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए है। ठीक है, पुलिस का जनरल पावर को कोई छीन नहीं सकता, जो सेक्शन 35 में दिया है। सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट विदाउट वारंट ऑल्सो। ठीक है, यानी जो सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर है वो भी बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है अगर ज़रूरत पड़ा तो। ठीक है, अगर वो कंडीशंस फुलफिल अगर हो जाता है सेक्शन 35 में, तो उस केस में भी वो अरेस्ट करेगा बिना वारंट के। उस केस में उसको रिटर्न ऑर्डर लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। समझे कि नहीं? सेक्शन 5 समझ में आया? जी सर, आ गया। आगे बढ़े क्या? ठीक है। 56 बोलता है 56 इंच का क्या होता है बताओ मुझे? 56 इंच का छाती होता है। ठीक है, तो 56 इंच का छाती किसका है? अपने इंडिया में मोदी जी का है ना? तो 56 इंच का छाती, छाती से याद आया बॉडी, बॉडी से याद आया हेल्थ। अच्छा, तो इस तरीके से याद कर लीजिएगा। 56 इंच का छाती, छाती यानी बॉडी, बॉडी का पार्ट, और हेल्थ से रिलेटेड है 56। तो ये क्या कहता है? सेक्शन 56 बोलता है मेरे भाई कि पुलिस ऑफिसर का ये ड्यूटी है कि वो अरेस्टेड बंदे का हेल्थ और सेफ्टी का भी ध्यान रखे। देखो पढ़ो इसको। दिस सेक्शन प्लेसेस लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द एनी पुलिस ऑफिसर, जेल ऑफिसर और अथॉरिटी हु हैज़ द कस्टडी ऑफ एन एक्यूज्ड पर्सन। ठीक है, जो भी पुलिस वाले हों या फिर जेल के ऑफिसर हों या फिर कोई भी अथॉरिटी हो जिनका पास कोई एक्यूज्ड का कस्टडी जिनके पास है, उन पर ये लीगली तौर पे ये रेस्पॉन्सिबिलिटी डाला गया है कि दे मस्ट इंश्योर दैट व्हाट एक्यूज्ड हेल्थ इज़ नॉट हार्म्ड, एक्यूज्ड का हेल्थ ख़राब ना हो। दे मस्ट इंश्योर दैट द एक्यूज सेफ्टी इज़ प्रोटेक्टेड, एक्यूज्ड का जो सेफ्टी है वो बना रहे। ठीक है, चलिए ये था 56 हेल्थ और सेफ्टी के बारे में। 57 58 साइड बाय साइड पढ़ेंगे। चलिए पहले 57 देखते हैं क्या बोलता है। 57 बोलता है मेरे भाई 57 बोलता है, ये क्या हुआ? काम काहे नहीं कर रहा है? ओके, कि जो अरेस्टेड बंदा है उसको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाएंगे या फिर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के सामने ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलता है देखिए ध्यान से सुनिए। 57 क्या बोलता है? व्हेन पुलिस ऑफिसर अरेस्ट समवन, जब कभी भी पुलिस वाला किसी को अरेस्ट करता है, वो भी कैसे? विदाउट वारंट। ठीक है, अगर कोई पुलिस वाला किसी को अरेस्ट कर रहा है विदाउट वारंट, इसका मतलब क्या है जी? इसका मतलब क्या है कि वो कोई सीरियस काइंड ऑफ ऑफेंस किया होगा। मतलब समझ रहे हो ना? कोई भी बंदा जब कभी भी पुलिस वाला अगर किसी को अरेस्ट कर रहा है तो इसका ताकत उसके पास आया कहाँ से? भाई सेक्शन 35 ने दिया है ना कि बिना वारंट के वो अरेस्ट कर सकता है, यानी वो कॉग्निजेबल ऑफेंस किया होगा पक्का, या फिर सिप्स ऑर्डर का पार्ट होगा। जी हाँ। ही मस्ट नॉट डिले अननेसेसरीली, तो भैया यहाँ पर बोला गया जब कभी भी आप अरेस्ट करने जाते हो बिना वारंट के, तो आप ना ज़्यादा देर मत करो, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। समझे? मतलब देर नहीं होना चाहिए। ओके सर, आप तो बहुत अच्छा गाते हो, कभी कभी गा लेते हैं। अच्छा सुनिए सर, मजाक कर रहे थे, इतना सीरियस क्या हो रहे हो? अच्छा नहीं गा रहे थे? ओके ओके ठीक है, इतना ही इंसल्ट करिए। आगे आगे सुनिए। क्या कह रहा था मैं कि जब कभी भी पुलिस वाला अरेस्ट करता है किसी बंदे को विदाउट वारंट, तो उसको देर नहीं करना है। किस चीज़ में देर नहीं करना है सर? उसको प्रोड्यूस करने में देर नहीं करना है। किसके पास? या फिर मजिस्ट्रेट के पास या फिर पुलिस वाले के पास, जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, जो मेन आदमी है, जो स्टेशन का मेन आदमी है, स्टेशन हाउस ऑफिसर या फिर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, उसके पास उसको लेके जल्दी से जल्दी जाएंगे अरेस्ट करने के बाद। ठीक है,
चलिए, अगर आप देखेंगे 57 में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि 24 घंटे के अंदर लेके जाना है, कहीं लिखा है? नहीं लिखा है। तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर देगा कि भैया कौन से सेक्शन में लिखा है कि 24 घंटे के अंदर लेके जाना है मजिस्ट्रेट के पास, 57 या 58? तो याद रखिएगा 57 में बस बोल रहा भैया जल्द से जल्द लेके जाना है, लेकिन 58 में कह दिया 24 घंटे के अंदर लेके जाना है। समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है। अब देखिए 57 समझ में आया कि जल्द से जल्द लेके जाना है, मजिस्ट्रेट के पास लेके जाओ या फिर जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है उसके पास लेके जाओ, ठीक है। और जो भी बेल वगैरह का जो प्रोविज़न है उसको भी फॉलो कर लेना, ठीक है। 58 क्या बोलता है कि भैया अगर आप बंदे को अरेस्ट करके रख लिए हो, अरेस्ट किए और रख लिए हो, पुलिस लॉकअप में है, यहाँ तो 57 में बोला आप यहाँ पर ये माना जा रहा है कि आप कहीं पर बाहर गए थे, उस बंदे को अरेस्ट करके वहाँ पर अरेस्ट कर लियो। फॉर एग्जाम्पल यू आर आउट ऑफ द पुलिस स्टेशन एंड यू वेंट समवेयर टू अरेस्ट द एक्यूज्ड एंड यू अरेस्टेड हिम एंड ब्रॉट हिम टू द पुलिस स्टेशन। तो जब आप बाहर अगर रहोगे तो उसको जल्द से जल्द मजिस्ट्रेट के पास लेके जाओ या फिर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास लेके जाओ, ये समझ में आ रहा है। 57 में देर नहीं करना। 58 में बोला कि आप उसको पकड़ के ले आए हो, लॉकअप में भर दिए हो। अच्छा, ठीक है। तो इफ समवन इज अरेस्टेड विदाउट वारंट एंड द पुलिस कांट कीप देम इन द कस्टडी फॉर मोर देन 24 आवर्स, तो 58 में 24 घंटे का बात कर रहे हैं। अगर आप किसी बंदे को अरेस्ट करके ले आए हो तो आप उसको अपने कस्टडी में 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकते जब तक मजिस्ट्रेट स्पेशल ऑर्डर ना दे दे। 187 में, या तो 187 में स्पेशल ऑर्डर देता है पुलिस कस्टडी या जेल कस्टडी, हाँ 60-90 40-60, याद आ रहा है? अच्छे से पढ़े थे पूरा? जी सर याद आ रहा है, कैसे भूल सकते हैं वो दिन, ठीक है। चलिए, तो यानी क्या 58 में क्या बोल रहा है? 24 घंटे का बात बोल रहा है कि अरेस्टेड बंदे को आप मोर देन 24 आवर्स नहीं रख सकते कस्टडी में, मजिस्ट्रेट जब तक स्पेशल ऑर्डर ना दे दे। तो 187 में 24 आवर्स का जो टाइम होगा भाई मेरे, उसमें क्या चीज़ नहीं आएगा? उसमें द 24 आवर्स डजेंट इंक्लूड द टाइम टेकन फॉर द जर्नी फ्रॉम प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द कोर्ट। तो प्लेस ऑफ अरेस्ट से लेके कोर्ट तक का जो जर्नी है, उस जर्नी जितना टाइम लगा आप उस 24 आवर्स में क्या करोगे? इंक्लूड नहीं होगा, मतलब आप उसको में जोड़ दोगे, ठीक है। चलिए, पुलिस मस्ट एक्ट रीजनेबली एंड क्विकली, तो उनको अच्छे से काम करना है, रीजनेबली काम करना है और बहुत ही स्पीडी तौर पे काम करना है, ठीक है। 58 समझ में आया। 57 बोला पर्सन को मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इंचार्ज के पास लेके जल्द से जल्द आओ, विदाउट डिले आओ, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर किसी बंदे को अरेस्ट करते हो वो भी विदाउट वारंट, दोनों में देखो विदाउट वारंट बोल रहा है, तो 24 घंटे से ज़्यादा उसको नहीं रख सकते, और जब तक मजिस्ट्रेट 187 में स्पेशल ऑर्डर नहीं दे देता है, ठीक है। ये हो गया 58। 59 पढ़ चुके हैं क्या? बिल्कुल पढ़ चुके हैं, याद करो, याद करो। राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन 59 में क्या पढ़े थे कि पुलिस वाले को रिपोर्ट करना पड़ता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास कि कितना टोटल अरेस्ट हुआ है उनके डिस्ट्रिक्ट में, समझे कि नहीं? रिपोर्ट देना पड़ता है। जी सर याद आ गया। तो 59 ये कहता है कि पुलिस टू रिपोर्ट एप्रीहेंशंस, अरेस्ट के बारे में उनको बताना पड़ेगा। एवरी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, ठीक है, हर एक स्टेशन का जो मास्टर होता है, जो स्टेशन हाउस ऑफिसर होता है, जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन होता है, वो क्या करेगा? वो कितना अरेस्ट हुआ है, ऑल द पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट, कितने लोग बिना वारंट के अरेस्ट हुए हैं, ठीक है, और कितने लोगों को वह और उनको बेल दिया गया या नहीं दिया गया, सबका एक लिस्ट बना के किनको देना पड़ेगा? डीएम को या फिर एसडीएम को, ठीक है। एंड द रिपोर्ट मस्ट इंक्लूड एवरी सच अरेस्ट मेड विद इन द लिमिट्स ऑफ देयर रेस्पेक्टिव स्टेशन। तो उसमें रिपोर्ट रहेगा कि उनके स्टेशन के अंदर कितना अरेस्ट हुआ है, सब कोई उस रिपोर्ट में लिख के देंगे। हर पुलिस थाना वाला अपना अपना देगा, और क्या, ठीक है, कि उनके पुलिस स्टेशन में कौन कौन अरेस्ट हुआ, ठीक है। तो अलग अलग पुलिस स्टेशन वाले देंगे अपने किसको? डीएम और एसडीएम को, याद है। 59 हो गया। 60 बोलता क्या है? डिस्चार्ज ऑफ अरेस्टेड पर्सन। क्या बोलता है? डिस्चार्ज, मतलब सर छोड़ दे रहे हैं क्या? रिलीज कर दे रहे हैं क्या? जी हाँ बिल्कुल। डिस्चार्ज का मतलब सोच लो रिलीज, क्या है? रिलीज। अब देखो क्या बोलता है, ये बोलता है भाई मेरे, ये बोलता है वंस द पर्सन हैज़ बिन अरेस्टेड बाय द पुलिस, एक बार अगर बंदा पुलिस के द्वारा अरेस्ट अगर हो जा रहा है, ठीक है, अगर होता है, ही कैन नॉट बी डिस्चार्ज और लेट गो जस्ट लाइक दैट। मतलब अगर कोई बंदा अरेस्ट हो गया ना भाई पुलिस के द्वारा, तो उसको आसानी से उसको रिलीज़ नहीं कर देंगे कि हाँ ठीक है तू जा 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 जी ले अपनी ज़िंदगी, ये सब नहीं होगा। उसको आसानी से नहीं छोड़ेंगे, ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे, ठीक है।
ही कैन बी डिस्चार्ज, वो डिस्चार्ज हो सकता है, रिलीज हो सकता है, लेकिन इस तरीके से, जैसे उससे बॉन्ड भरवा लेंगे, भैया बॉन्ड भर, पहले बॉन्ड भर, या फिर तू अपना बेल बॉन्ड भर। सर ये क्या हुआ, बॉन्ड और बेल बॉन्ड तो सेम ही तो हुआ ना सर, बॉन्ड बॉन्ड क्या बोल रहे हो, एक में बेल बस लगा दिए, वो भी तो वही है। अरे भाई मेरे, BNSS में स्पेसिफिकली डिस्टिंगाइज कर दिया गया है कि बॉन्ड अलग है, बेल बॉन्ड अलग है, ठीक है। अच्छा सर बॉन्ड फिर क्या है, बॉन्ड मतलब आप अपना गारंटी खुद दे रहे हो कोर्ट को कि भैया मैं फलाना तारीख के दिन कोर्ट में हाजिर हो जाऊंगा जब कोर्ट मुझे बुलाएगा, तो आप अपना खुद का क्या दे रहे हो, प्रॉमिस कर रहे हो आने का कोर्ट में, उसको बोलेंगे बॉन्ड। तो आप मतलब एक बॉन्ड भर रहे हो एक पेपर में और लिख के दे रहे हो, ठीक है। बेल बॉन्ड मतलब आपके बिहाफ में आपके घर वाले प्रॉमिस कर रहे हैं कि ये अगर नहीं आया ना तो आप हमको पकड़ लीजिएगा, हाँ ये आएगा, इसका जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं कि ये फलाना तारीख के दिन हाजिर होगा, ठीक है। तो लोग आपके बिहाफ में क्या कर रहे हैं, गारंटी ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा उसको बोलते हैं बेल बॉन्ड, हाँ बेल बॉन्ड, ठीक है। और तीसरा क्या है, स्पेशल ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट खुद बोल दिया कि भैया छोड़ दो इसको, ये तो मजिस्ट्रेट स्पेसिफिकली ऑर्डर्स इज रिलीज, स्पेसिफिकली मजिस्ट्रेट खुद आपको बोल दिया कि छोड़ देने के लिए, तो उस केस में आपको छोड़ देंगे। तो सेक्शन 60 क्या बोलता है, डिस्चार्ज ऑफ अरेस्टेड पर्सन। अब बंदे को अरेस्ट कर लिए तो छोड़ना तो पड़ेगा ना भाई, अरेस्ट करने के बाद, तो वही हो रहा है, छोड़ेंगे तो एवं ही नहीं छोड़ेंगे, ही कैन नॉट बी डिस्चार्ज और रिलीज्ड और लेट गो जस्ट लाइक दैट, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। ओके, ही विल बी रिलीज्ड इन द फॉलोइंग वेज, पहले बाय executing the bond और bail bond, और when the judicial magistrate क्या करते हैं, स्पेसिफिकली ऑर्डर्स हिज रिलीज, तब वो छूट जाएगा। यानी कहने का क्या मतलब है, कोई भी पुलिस ऑफिसर अपने मन मर्जी से किसी को रिलीज ना करे, ठीक है। चलिए समझ में आया। तो अरेस्ट तो कर लिया पुलिस वाला, भाई छोड़ नहीं सकता तू जब तक बॉन्ड ना भरवा लो, बेल बॉन्ड ना भरवा लो, या फिर मजिस्ट्रेट का ऑर्डर ना आ जाए, ठीक है। 60 हो गया, लास्ट है 61 and 62 is there, and we are on the last stage of our chapter arrest, ठीक है। चलिए 61 क्या बोलता है, तो 60 समझ में आया, डिस्चार्ज ऑफ अरेस्टेड पर्सन, ठीक है सर समझ गए। 61 बताइए, देखिए 61 क्या बोलता है, 61 बोलता है भाई मेरे जी सर, पावर ऑन एस्केप टू परस्यू एंड रिटेक। पावर ऑन एस्केप मतलब आप हो पुलिस वाले, आप किसी को पकड़े थे, वो निकल गया आपके हाथ से, आप वापस उसका पीछा किए, फिर आप उसको अरेस्ट किए, तो उसी के बारे में दिया है। तो पावर ऑन एस्केप, परस्यू एंड रिटेक, देखो क्या बोलता है, बोलता है ये है कि मेरे भाई, इफ समवन हु इज लीगली अरेस्टेड और इन कस्टडी, मान लो किसी बंदे को पुलिस वाले ने अरेस्ट करके रखा था, वो पुलिस के कस्टडी में था और वो वहां से भाग जाता है, रन्स अवे, ओ माय गॉड, फरार हो जाता है, एस्केप हो जाता है, या फिर उसको रेस्क्यू कर लिया जाता है। सर रेस्क्यू मतलब, उसको रेस्क्यू कर लिया मतलब पुलिस के कस्टडी में है और उसको रेस्क्यू करेंगे, इसका क्या मतलब है। अरे इसका मतलब यह है कि मान लो उसको कोई भगवाने में मदद कर लिया, पुलिस वाले लोग उसको पकड़े रखे थे, उसके दोस्त लोग या फिर कोई भी जा रहे थे, जैसे पुलिस वाला अरेस्ट करके रखा था, जिस कार में जा रहा था उसके दोस्त लोग आए, अटैक वैटैक करके उसको ले गए, छुड़ा के चले गए, हाँ, तो उसको बोलते हैं रेस्क्यू कर लिए। तो यहाँ पर पढ़ो, देखो मैं लिख भी लिया हूँ, क्या लिखा हूँ कि व्हेन समवन फोर्सिबली फ्रीज और हैव्स द एक्यूज्ड और अरेस्टी फ्रॉम लॉफुल कस्टडी लाइक पुलिस कस्टडी या फिर जेल, फॉर एग्जाम्पल अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स और सपोर्टर्स अटैक्स पुलिस, हेल्प्स हिम टू रन अवे, ठीक है। तो अगर मान लो तुम्हारा कोई दोस्त अरेस्ट होके जा रहा था, तुम सारे दोस्त मिलके क्या किए, पुलिस गाड़ी में अटैक कर दिए, तुम्हारे दोस्त को छुड़ा दिए, तो हम बोलेंगे उसको रेस्क्यू कर लिया, ठीक है। तो वही बुरा, अगर कोई बंदा जो कि अरेस्टेड हुआ था वो वहाँ से भाग जाता है या फिर कोई बंदा उसको रेस्क्यू कर लेता है, हाँ मतलब वहाँ से भगवा देता है, उस केस में पुलिस वाला क्या करेगा, द पर्सन फ्रॉम हुज कस्टडी ही हैज़ एस्केप्ड, जिसके कस्टडी से वो भागा, कौन, जो बंदा अरेस्टेड बंदा जिसके कस्टडी से भागा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसको चेज कर सकता है किसी भी जगह, इंडिया में कहीं पर भी जा सकता है वो उसको पकड़ते हुए, और उसको वापस अरेस्ट कर सकता है, वो भी उसमें वारंट का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक बार भाग चुके हो ना आप, तो दोबारा वारंट का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इमीडिएटली विदाउट नीडिंग द वारंट, समझ में आया। तो आपको अरेस्ट किया गया था, आप वहाँ से निकल गए या फिर आपके दोस्त लोग आपको बचा लिए वहाँ से, तो जो जिसके चुंगल से आप निकले वो आपको पूरा इंडिया में कहीं पर भी अरेस्ट कर सकता है, पीछा कर सकता है, वो भी बिना वारंट के, ठीक है।
62 क्या बोलता है, 61 का पार्ट 2 क्या बोलता है, 61 का सबसेक्शन 2 बोलता है इवन इफ द पर्सन री अरेस्टिंग इज नॉट द पुलिस ऑफिसर और ही हैज नो अरेस्ट वारंट। मान लो जो बंदा अरेस्ट करने गया है वो खुद पुलिस ऑफिसर नहीं है या फिर उसके पास अरेस्ट वारंट नहीं है, फिर भी he can enter the house or premises and break open the door if needed। फॉर एग्जाम्पल आप चुंगल से निकल के भाग गए थे, मान लो आप थे उड़ीसा से निकल के चले गए आप कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी जब गए तो वहाँ पर जो आपको अरेस्ट करने गया, मान लो वहाँ का कोई नॉर्मल आदमी आपको अरेस्ट करने चला गया, उसको पता चला कि आप भागे हुए हो, ठीक है, तो नॉर्मल आदमी भी कर ही सकता है अरेस्ट, ठीक है, लेकिन नॉर्मल आदमी घुसे कैसे भाई, आप एक घर में घुसे हुए हो, हाँ, उसके पास वारंट भी नहीं है, तो वही बोल रहा है उस केस में जो नॉट अ पुलिस ऑफिसर, जो पुलिस ऑफिसर नहीं है वो भी, और जिसके पास अरेस्ट वारंट नहीं है वो भी क्या कर सकता है, उस घर में घुस सकता है जहाँ पर आप छुपे हो और दरवाज़ा खिड़की वगैरह तोड़ के आपको अरेस्ट कर सकता है। लाइक सेक्शन 64 का ये एक्सटेंडेड वर्जन है 61 का 2। समझ में आया? तो इसको आप सेक्शन 44 के साथ पढ़िएगा तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। रीड विथ सेक्शन 644, ठीक है। चलिए समरी क्या निकला भाई, समरी इन क्या निकला कि राइट टू रिकैप्चर एन एस्केप्ड और रेस्क्यूड पर्सन। तो पुलिस वाले के पास ये राइट है कि वो वापस भागे हुए व्यक्ति को वापस अरेस्ट कर सकता है, उसके लिए कोई वारंट का कोई ज़रूरत नहीं है, अगर भाग चुका है तो उसको अरेस्ट कर ही सकता है पुलिस वाला। दूसरा, नो वारंट नीडेड फॉर री अरेस्ट, वही चीज़ बोल दिया। नेशन वाइड पावर दिया गया है, ऑल इंडिया कहीं पर भी जाए तो वो अरेस्ट कर सकता है। 44 का जो पावर दिया गया था कि किसी भी घर में आप घुस सकते हो अगर कोई अरेस्टेड बंदा छुपा है, तो उसको ये एक्सटेंड किया गया है 61 का सबसेक्शन 2 में, टू अ नॉन पुलिस पर्सन इन दिस केस। नॉन पुलिस पर्सन भी इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, मतलब घर में घुस सकते हैं अरेस्ट करने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है 61 का। आई होप समझ में आ गया होगा। लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर 62 क्या बोलता है कि अरेस्ट टू बी मेड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द BNSS। जब कभी भी अरेस्ट होगा कोई बंदा इस चैप्टर में, मतलब इस चैप्टर इन द सेंस, जब कभी भी कोई भी बंदा अरेस्ट होगा ना भाई, तो वो अरेस्ट भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के ही हिसाब से होना चाहिए, या फिर क्या सर, या फिर जो हमारा करंट लॉ चल रहा है उस लॉ के हिसाब से होना चाहिए। तो BNSS के ही हिसाब से होगा अरेस्ट, या फिर कोई करंट लॉ चल रहा है जो कि अरेस्ट के बारे में बात करता है, जैसे NDPS एक्ट हो गया, UAPA हो गया, ये सारा के हिसाब से होगा तो भी चलेगा। समझे कि नहीं? मतलब क्या, नो पर्सन शैल बी अरेस्टेड अनलेस द अरेस्ट इज डन एज पर द रूल्स laid डाउन इन द BNSS। तो बोल रहा है कोई भी बंदा अरेस्ट नहीं होगा जब तक BNSS का रूल उन पे लगता नहीं है। मतलब अगर कोई बंदा अरेस्ट होता है तो उस पर जो प्रोविजंस लगेगा BNSS के ही हिसाब से लगेगा, या फिर कोई करंट लॉ चल रहा है उस ऑफेंस को वो स्पेसिफिकली कवर कर रहा है तो उसके हिसाब का लॉ उसमें यूज़ होगा अरेस्ट करने के लिए। समझे? तो अरेस्ट करने के लिए BNSS या फिर कोई दूसरा लॉ गवर्न कर रहा है अरेस्ट को, तो वो लॉ चलेगा, जैसे NDPS एक्ट हो गया, UAPA एक्ट हो गया, ये सब लगेगा। तो 62 इज़ ओवर नाउ, और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारा अरेस्ट चैप्टर भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। और कुछ भी अगर डाउट होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और कहते हैं ना कि धीरे धीरे देखिए हमारा पहला जो था चैप्टर नंबर 13 इंफॉर्मेशन टू द पुलिस, वो भी ख़त्म हो गया। 196 तक था, 173 से 196 तक बहुत अच्छे से पढ़े डिटेल्ड में। फिर हमने सेक्शन 35 से लेकर 62 को भी बहुत ही डिटेल में पढ़ा है, और हमारा अरेस्ट चैप्टर भी यहाँ पर ओवर होता है। और मैं बहुत ही खुश हूँ। और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको लेक्चर कैसा लग रहा है भाई। कोई आजकल बताता नहीं है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और मुझे बताइए कि कैसा आपको लेक्चर लग रहा है। सर आगे क्या करेंगे बताइए, अरेस्ट तो ख़त्म हो गया, आप क्या करेंगे? अरेस्ट के बाद भाई अब बताओ, कोई बंदा अगर अरेस्ट होता है तो अरेस्ट करने के बाद क्या होता है, खुद बताओ। हाँ, अरेस्ट होने के बाद क्या होता है सर? अरेस्ट जैसे ही बंदा हुआ, अरेस्ट होने के बाद क्या होता है, वो बेल के लिए अप्लाई करता है सर। बिल्कुल। तो हम लोग अब बेल चैप्टर पढ़ेंगे। ओ माय गॉड, बेल। सो द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ BNSS विल बी द बेल। तो बेल अच्छे से पढ़ेंगे, आप पढ़ के भी आइएगा अगर होगा तो। और जैसा हमारा पढ़ाने का तरीका है, स्टार्टिंग से लेके पूरा
कंसेप्ट बिल्डिंग से लेके सब कुछ स्टार्टिंग से पूरा जीरो लेवल से लेके पूरा हाई लेवल तक जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मैं हूँ आपका दोस्त सैम, और ये नोट्स जो लिखाया हूँ अच्छे से लिख लीजिएगा स्क्रीनशॉट मार के, और नोट्स तो मैं दूंगा, BNSS का नोट्स दूंगा आपको, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मैं हूँ आपका दोस्त सैम, और पढ़ते रहिए।